नमस्ते, द 70 सोल माय वारासिवनी डेज के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आगे सुनाए जा रहे संस्मरण हैं आपके मित्र राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन के। स्मृतियों के झरोखे से आज एक ऐसी कड़ी जो हमें उन साथियों के पास ले जाएगी जो समय से पहले ही हमसे बिछड़ गए। आज का शीर्षक है अपूर्ण पूर्ण जीवन का होना। लिखने के लिए मन में अनेक विचार चलते हैं। कुछ लिख पाता हूँ, कुछ समय क्रम नहीं बन पाने से स्वतः विस्मृत हो जाते हैं। अभी मैं अपने बचपन और लड़कपन को स्मरण कर रहा हूँ। तब मेरे कुछ मित्र साथी थे जो वर्षों पूर्व अकाल ही इस संसार से विदा हो चुके हैं। अति व्यस्त आज के समय में बहुत सी नई नई बातें नित चलती हैं। ऐसे में मुझे लगता है मेरे गृहनगर वारासिवनी में अब रह रहे जनमानस में मेरे इन मित्रों की स्मृति भी धुंधली पड़ चुकी होगी। आज के इस आलेख में मैं 3 साथियों का स्मरण कर रहा हूँ जिनकी दिनचर्या मेरे से अभिन्न होती थी। गणेश शर्मा। गणेश मेरे बचपन में वो मित्र रहा जो 1 जुलाई 1966 को कक्षा पहली के पहले दिन टाटपट्टी पर कक्षा के पीछे वाले कोने में मेरे साथ बैठा था। गणेश वारासिवनी के तत्कालीन प्रख्यात पंडित स्वर्गीय हरनाथ जी महाराज, जिनका आदर वारासिवनी के बाहर भी होता था, का पोता था। इनका परिवार हमारे घर के सामने ही कृष्ण मंदिर के साथ लगे मकान में रहता था। पड़ोस में होने से हम स्कूल के पहले एवं बाद के समय में भी साथ खेला कूदा करते थे। मुझे स्मरण है कि गणेश के पास तब बड़ी बड़ी बहुत सी बातें होती थी जिन्हें वो बताया करता और मैं श्रोता बनकर सुना करता था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की अमृत वर्षा की रात में गणेश की दादी और माँ खीर बनाती और उसे रात भर खुले में रखती थी। अगली सुबह वो खीर मोहल्ले के सभी घरों में बांटी जाती थी। हमारे घर में भी वो खीर हमें खाने मिलती थी। गणेश के पिताजी उसके दादा की तरह पंडिताई नहीं करते थे। उनकी आटा चक्की थी। शायद उन्हें तब समय के बदलने की तेज गति का अनुमान नहीं हो सका था। कदाचित वे सोचते थे कि गणेश भी अपने दादा की तरह पंडिताई में सफल हो जाएगा और सम्मान से जीवन यापन कर सकेगा। उन्होंने गणेश को पढ़ने में रुचि बनाए रखने को प्रेरित नहीं किया था। मिडिल स्कूल में उसका वर्ग दूसरा था, अतः हमारा साथ उतना नहीं रह गया था। आज मुझे स्मरण भी नहीं कि उसने किस क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। कुछ वर्ष बाद उनके परिवार के लिए समय ने बुरी करवट ली थी। तब थोड़े ही काल में कुछ वर्ष के अंतराल में गणेश के दादा दादी पिता और माँ एक के बाद एक काल कवलित हो गए थे। गणेश ना तो पंडिताई में दक्ष हुआ और न ही उच्च शिक्षा पा सका था। जबकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर गया था और बाद में जॉब करते हुए वारासिवनी के बाहर ही रहने लगा था। मैं जब कभी अवकाश में वारासिवनी जाता तो गणेश को आटा चक्की में अपने जीवन संघर्ष में जूझते हुए पाता था। समय बीतने के साथ हम में संकोच बढ़ गया था। तब हम में बचपन की तरह मित्रता नहीं रह गई थी। हम सामान्य शिष्टाचार के अतिरिक्त आपसी बातें अधिक नहीं करते थे। मुझे विदित नहीं क्यों उसने स्वयं विवाह नहीं किया या उसे उचित रिश्ता नहीं मिला, उसकी शादी नहीं हो सकी थी। जबकि उसकी बड़ी छोटी बहनों एवं छोटे भाइयों के विवाह यथा समय एवं क्रम से होते गए थे। मैं वारासिवनी जाता तो देखता सुनता कि गणेश अपने रेडियो या 2-in-1 को ऑन करके इतने अधिक वॉल्यूम में सिने गीत सुना करता कि आसपास के कई घरों में रेडियो या रिकॉर्डर चालू करने की आवश्यकता नहीं बचती थी। तब शायद गणेश 40 या उससे कुछ वर्ष अधिक का रहा होगा। एक बार मैं वारासिवनी गया तो मुझे दुखद समाचार सुनने मिला था, गणेश अब नहीं रहा है। अशोक वर्मा। अशोक मुझसे 1 वर्ष छोटा था। ये पड़ोस का वो लड़का था जिसमें खेल प्रतिभा विलक्षण थी। वो क्रिकेट बैट, बैडमिंटन रैकेट या टीटी बैट जो भी उठा लेता, उसका गेम कुछ ही समय में बेजोड़ हो जाता था। वो अपने भाई बहनों में 6वें नंबर का था। उसके पिताजी का सूत और वारासिवनी की हथकरघे निर्मित कोष्ठव साड़ी का अच्छा व्यवसाय था। अशोक के पिताजी अशोक से बड़े सभी भाइयों को पढ़ने के लिए बैतूल के सैनिक स्कूल में भेजा करते थे। अशोक वहां नहीं गया था। तब शायद अशोक की उम्र 18-19 की रही होगी। एक दिन वारासिवनी को स्तब्ध कर देने वाला दुखद समाचार मिला था। अशोक के पिताजी का अचानक हृदयाघात से निधन हो गया था। उसके पिताजी इसके पूर्व तक अशोक की 2 बड़ी बहनों का ही विवाह कर पाए थे। अशोक के पिता के नहीं रहने से वो परिवार जो अब तक धन संपन्न विलासिता से जीवन यापन करता रहा था, वो इस आघात से एकदम बिखर गया। तब से मैं जब भी वारासिवनी जाता तब अशोक और अशोक के भाइयों को आजीविका के लिए जूझते देखा करता था। मैंने ऐसे ही 1-2 परिवार और देखे थे जिनकी आर्थिक दशा में इतना तीव्र और बुरा बदलाव आया था।
मुझे स्मरण आता है, अशोक के केवल एक बड़े भाई का विवाह हो पाया था। शेष सभी दूसरे भाई संघर्षरत रहने से विवाह करने से कतराते रहे थे। शायद अशोक 42 का ही होगा, वो अपने संघर्षों में हारकर दुखद रूप से दुनिया छोड़ गया था। राकेश अग्रवाल। राकेश वारासिवनी में हमारे मोहल्ले में नहीं रहता था। राकेश से मेरी पहली पहचान अपने नए स्कूल टेहलीबाई शासकीय शाला में 6वीं कक्षा में आने पर हुई थी। राकेश 6वीं से 11वीं तक मेरे साथ एक ही वर्ग में पढ़ता था। मुझे अच्छे से स्मरण है, उसकी जन्म तिथि 26 जनवरी 1961 थी। राकेश अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं लगन से इन लगभग सभी 6 क्लास में स्कूल टॉपर हुआ था। राकेश जैसे विद्यार्थियों के हमारी क्लास में होने से स्कूल में हमारी बैच को तब तक की सबसे अच्छी बैच की ख्याति मिली थी। हम सब जब कॉलेज में पहुंचे तो हम में से 7, मैं भी उनमें से एक था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एवं लगभग 20 छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पा सकने में सफल हुए थे। राकेश उन 2 में से एक विद्यार्थी था जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज MACT भोपाल की मैकेनिकल ब्रांच में प्रवेश ले पाए थे, जबकि हम 5 अन्य विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तक पहुंच पाए थे। बाद में हम में से एक ने टाटानगर इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रांसफर ले लिया था। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की डिग्री पूर्ण करने के बाद हम सब विभिन्न जॉब्स में लग गए थे। राकेश L&T जैसी ड्रीम कंपनी में मुंबई में पदस्थ हुआ था। तभी से अपनी अपनी व्यस्तताओं में हम में कोई संपर्क नहीं रह गया था। लगभग 3 वर्ष पूर्व जबलपुर में मेरे एक और सहपाठी मित्र इंजीनियर प्रदीप रूसिया द्वारा अपने बेटे की विवाह वर्षगांठ कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया गया था। उस दिन प्रोग्राम के बीच समय मिलने पर मैंने यूं ही पूछ लिया, प्रदीप, सबके तो समाचार मिल जाते हैं मगर राकेश का बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं है। प्रदीप इस पर आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगा था। फिर उसने पूछा, राजेश तू सच में नहीं जानता क्या? अब तो राकेश को नहीं रहे 6-7 वर्ष हो गए हैं। मेरे लिए ये दुखद समाचार एक सदमे से कम नहीं था। मैं स्तब्ध स्थिति में चुप रह गया था। प्रदीप ने ही आगे कहा था, राकेश तब तक L&T में काफी सीनियर पोजीशन में आ गया था। आज जब मैं गणेश, अशोक और राकेश को स्मरण कर रहा हूँ तब मेरा हृदय द्रवित है। मुझे लगता है बचपन या लड़कपन में जैसा प्रतीत होता है, यथार्थ में अनेक लोगों का जीवन केवल 20-30 वर्ष बीतते बीतते वैसा नहीं रह जाता। गणेश अपने दादा जैसा एक विख्यात एवं प्रकांड पंडित हो सकता था। अशोक के साथ सब कुछ ठीक रहता तो वो किसी खेल में नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकता था। साथ ही मेरा अत्यंत कुशाग्र एवं प्रतिभाशाली मित्र राकेश आज होता तो शायद L&T के भारत प्रमुखों में से एक होता। इनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि रखते हुए अब जब मैं अपनी लड़कपन की कामनाओं के बारे में विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि राकेश जैसी प्रतिभा, अशोक जैसी खेल प्रतिभा अपने में न देखना तब मुझे हीनता बोध कराती थी। गणेश का अपने दादा जैसे प्रसिद्ध एवं प्रकांड पंडित हो जाने की संभावना मुझे चमत्कृत करती थी। दुर्भाग्य से सफल असफल रहते हुए ये मेरे 3 मित्र अकाल ही जीवन से हार कर चले गए हैं। मैं सोचता हूँ काश इन्हें अपूर्ण नहीं पूर्ण जीवन का वरदान मिला होता। ये जीवन संघर्ष और दायित्वों से निवृत्त होकर निश्चिंतता के कुछ अधिक वर्ष देख पाते। जो उनकी उपलब्धियां होती उसमें स्वयं भोग उपभोग करते और अपने अनुभवों का लाभ समाज को देते। निश्चित ही हमारे समाज के लिए उनका महान योगदान होता। मैं उन तीनों से अधिक जी पाया हूँ। जैसा मैं नहीं सोच पाता था, आज मैं अशोक से कहीं अधिक टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। अपने बुद्धि कौशल से एक अलग क्षेत्र साहित्य में राकेश से अधिक योगदान दे रहा हूँ और गणेश को लेकर अपनी कल्पनाओं जितना स्वयं चमत्कृत सा अनुभव कर रहा हूँ। अंत में भावुक हूँ। मुझे इन तीनों मित्रों से अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ये ही चाहिए था, काश वे एक पूर्ण जीवन का सुख उठा पाने के लिए आज हमारे बीच होते। इस आलेख को जब मैंने साझा किया तो पुरानी स्मृतियों की बाढ़ सी आ गई। मेरे आत्मीय धीरज कोचर और सुनील मुटरेजा ने कहा कि इन स्मरणों ने उस युग को फिर से जीवंत कर दिया है। निर्मल जैन को अपने बचपन के वो रोचक प्रसंग याद आ गए जहां तू आज भी नहीं सुधरा कहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लगती है। संजय सुभाषचंद्र अग्रवाल ने उन संघर्षों की पुष्टि की जो गणेश और अशोक ने झेले और बताया कि कैसे राकेश का परिवार बाद में वारासिवनी छोड़ गया। महेंद्र सिंह जी की बात ने मुझे ढांढस बंधाया कि ये मित्र कहीं नहीं गए, वे हमारे आसपास ही हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि 60 वर्ष के बाद का जीवन बोनस जैसा होता है। जो चले गए उनका अस्तित्व हमारे हृदय में आजीवन बना रहता है।
और एक दिन मेरा अस्तित्व भी इसी तरह अरूपी स्वरूप प्राप्त कर इन्हीं स्मृतियों में विलीन हो जाएगा। उन स्मृतियों को नमन जो आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। आशा है आज की यह कड़ी आपके हृदय को छू गई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे द 70 सोल माय वारासिवनी डेज की एक और नई स्मृति के साथ। सादर प्रणाम।